एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ गई है। जो नहीं आए हैं वो बाद में ज्वाइन करेंगे या फिर वो बैकअप क्लासेस से लेंगे क्लासेस। चलो भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट कर लिया था बच्चों, और कैपिटलाइजेशन मेथड्स के अंदर हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स करने जा रहे हैं। उससे थोड़ा अलग होगा, मगर कहीं ना कहीं ये भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड ही है। कैपिटलाइजेशन का मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा समझ लिया था कि सर कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट ब्रिंगिंग द फिगर्स टू इट फुल वैल्यू, उसके फुल वैल्यू पे लेकर के वो कैपिटलाइज्ड हो जाता है। और हम लोग एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर जो हम लोग कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने क्या कैपिटल होना चाहिए और क्या कैपिटल एक्चुअली है का डिफरेंस निकाल करके गुडविल बोल दिया था। और उसी गुडविल पर हम मान रहे थे जो अदृश्य है, जो पैसे हमने नहीं लगाए मगर उसके ऊपर भी हम लोग एक तरीके से रिटर्न कमा रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड से सीख लिया था, तो वो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होमवर्क भी मैंने दिया था, तो होमवर्क भी मुझे लगता है सारे बच्चों से हो गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो हम लोग क्लास के लास्ट में डाउट सेशंस में करेंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चे, बिना देरी किए मैं टॉपिक लिख दूं, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक लिखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसका फॉर्मूला दिखाते हैं सबसे पहले। जनरली मैं पहले बात करता हूं तब फॉर्मूला लिखता हूं, लेकिन इस मेथड के अंदर मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं, तब जाकर के आपसे बात करूंगा कि आखिर उस फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज गुडविल, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, हमने कहा कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे हम, और हमने कहा ठीक है भाई चलो, तो दिस इज सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है बच्चे, आप इस पे जो भी रेट ऑफ रिटर्न है, जैसा आपने वहां पर किया था कैपिटलाइजेशन करने के लिए, सेम टू सेम काम आप यहां पर भी कर दीजिए, आपका यहां पर भी निकल जाएगा। बोलिए, कैपिटलाइजेशन करने के लिए अपना दिमाग लगा करके बोलिए, अगर हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं बच्चे, तो कैसे कैपिटलाइज करेंगे? सीधे कमेंट्स करिए, कैसे कैपिटलाइज करेंगे बताओ। अगर हम एक बार, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको कैपिटलाइजेशन सिखाया था, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट को आपको कैपिटलाइज कराया था, अगर अपना दिमाग लगा करके, जितने बच्चों ने प्रैक्टिस करा, अगर उनको याद है तो बताइए, अगर सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना है, रिवर्स करना है, वो सर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, रिवर्स, जैसे हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट पे उनका प्रतिशत रिवर्स मारा था, वही काम करना है यहां पर। बोलो कैसे करोगे? कैपिटलाइज करना है बच्चे आपको, बोलो, वरना सारे सो रहे हैं, एक भी बच्चे का कोई कमेंट्स नहीं है। एक दो बच्चे बस कमेंट करते हैं, कैसे चलेगा? कल ही बताया है कि कैपिटलाइज करने के नियम क्या होते हैं और किसी भी डिजिट को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है। कल हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज किया था, तो एवरेज प्रॉफिट को क्या किया था बच्चे हम लोगों ने? सिर्फ 2-3 बच्चों का कमेंट्स आ रहा, क्या किया था हम लोगों ने? हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था। किस चीज से डिवाइड कर दिया था? उसके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिया था। अरे तो यहां भी जब हम बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, तो किस चीज से डिवाइड करोगे? सिंपल बात है, वही चीज से हम डिवाइड करेंगे, उसके वो परसेंट से जो कि उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अब क्योंकि परसेंट तो लिख नहीं सकते हम लोग को, तो कैलकुलेशंस करना, इसलिए परसेंट को लिखने का तरीका क्या? रिवर्स में अगर हम लिख जाए, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज वेरी सिंपल टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू इट्स फुल वैल्यू। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सर लेकिन ये तो बड़ा छोटा बन गया सर। हाँ ठीक है, अब तो सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, अब सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई नहीं करोगी अर्पिता? किसको कैपिटलाइज कर रही हो? 100 को कर रही हो या सुपर प्रॉफिट को कर रही हो कैपिटलाइज्ड? चलो भाई समझेंगे बात को। तो लास्ट क्लास के अंदर आप कहेंगे सर हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड किया था,
तो हमें डायरेक्ट तो गुडविल नहीं मिल गया था ना, हमें डायरेक्ट गुडविल नहीं मिला था, हमें तो वो कैपिटल मिला था जो कि फर्म का होना चाहिए। आपने कहा था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता था वो कैपिटल जो फर्म का होना चाहिए, फिर हम उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते थे तब गुडविल निकलता था। सर यहां तो आपने कुछ अलग कर दिया, यहां तो आपने सीधे सीधे सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज किया और कह दिया सीधे गुडविल है। क्या इसको किसी चीज से कंपेयर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे कंपेयर, नहीं करेंगे कंपेयर। अगर आपने ध्यानपूर्वक बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को समझाना तो समझ जाना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी तुमको इजीली समझ आ जाएगा। कैसे कैसे सर इसका रेलिवेंस है? देखिए रटने वाले बच्चों के लिए तो ये टॉपिक समाप्त हो चुकी है कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके आगे किसी की भी बात नहीं करने की जरूरत है। रटने वाले बच्चे चाहे तो आराम कर सकते हैं, बीच में जाकर के चाय वाय पी सकते हैं। समझने वाले बच्चे समझे कि कल ही हम कैसे इस चीज को सीख चुके थे एवरेज प्रॉफिट से। आप समझना, कल बच्चे यहां पर मैं देखिए समझाने के लिए नीचे में कर रहा हूं, आप नोट नहीं करेंगे और समझेंगे। कल मैंने आपको क्या कहा? कल मैंने आपको यह कहा कि जो भी हमारी गुडविल होगी वो होगी जो कैपिटल होना चाहिए, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस हमने कहा एक्चुअल कैपिटल जो फर्म का है, एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कहा इन दोनों के डिफरेंस होंगे, आप सोचो बच्चे ध्यान से समझना। आपने यहां पर क्या निकालने की कोशिश की, ये आप समझना। अगर मान लीजिए कि हमारा ये प्रॉफिट है, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी यहां पर। अगर हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ये मान करके चलिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रहा है हमारा 1 लाख, ठीक है। ये मान लीजिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा 1 लाख और हमारा एक्चुअल कैपिटल मान लीजिए हमारा 80,000। ये देखिए आपको मैंने कह दिया कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा 1 लाख और हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 80,000। तो आप कहेंगे सर गुडविल जो हमारा है वो है हमारा यहां पर 20,000। बोलो बच्चे, यहां से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सारे बच्चे यहां तक तो जानते हैं। अगर हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1 लाख और एक्चुअल कैपिटल 80,000 तो अदृश्य वैल्यू कौन सी है? वो अदृश्य वैल्यू है हमारी 20,000 की, दैट इज गुडविल। ये सारे बच्चे जानते हैं। अरे यस नो का कमेंट भी तो किया करो, बोलो इस गुडविल को बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, अब आ रहा है तुम्हारा कमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रख दे बच्चे, यहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रख दे यहां पर 10%। तो आप मुझे बताओ कितना प्रॉफिट है, बताना कितना प्रॉफिट है इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू से। तो निश्चित तौर पे आपका आ रहा होगा 10,000, ये आपका आ रहा होगा 10,000। भैया 10,000 आ रहा होगा आपका प्रॉफिट, तभी तो आपने, ध्यान से सुनिए, तभी तो आपने इसे कैपिटलाइज किया होगा तो 1 लाख आ रहा होगा 10% से। मगर इस कैपिटल के आधार पर आपका कितना है प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज दिस इज 8,000। तो बच्चे ये मुझे बता दो, ये प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, जिसको कैपिटलाइज करके आपने ये निकाला, तो ये आपने एक्चुअली कमाया, लेकिन इतने पैसे में इतना ही कमाना चाहिए, ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप मुझे बताओ इसका और इसका डिफरेंस क्या होता है? इसका और इसका डिफरेंस होता है बच्चे 2,000। और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये जो मैंने लिखा यहां पर कि जो हमने कैपिटल निकाला है कि होना चाहिए, उसी के ऊपर तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, और जो हमने कैपिटल बिजनेस के अंदर एक्चुअली लगाया है उस पर हमें इतना ही कमाना चाहिए था, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। व्हाट इज दिस 2,000? बोलो भाई, व्हाट इज दिस 2,000? व्हाट इज दिस 2,000? आई वांट टू आस्क व्हाट इज दिस 2,000? आई नीड कमेंट, तभी आप समझ पाओगे। गलत है, सारे बच्चे कह रहे हैं गुडविल, गलत बता रहे हो। अर्पिता बिल्कुल करेक्ट बोल रही है कि सर दैट इज सुपर प्रॉफिट। कहां दिमाग घर पर रख के आ गया हो बाकी लोग? दैट इज सुपर प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट बच्चे। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट,
तो भाई ये क्या है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। क्या प्रॉब्लम आ गई, दिस इज सुपर प्रॉफिट, दिस इज सुपर प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, कल हम लोगों ने, ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है, कल हम लोगों ने इस तरीके से 20,000 की गुडविल निकाली थी। हमने इसकी भी फुल वैल्यू ले ली और इसकी भी फुल वैल्यू ले ली कि सर ये एवरेज प्रॉफिट पर कितना कैपिटल होना चाहिए, तो हमने इसे रिवर्स करके कैपिटलाइज करके 1 लाख लगाया और सर एक्चुअल कैपिटल इतना, यानी जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा 80,000 आता। तो हमने इनके कैपिटलाइज्ड वैल्यू को एक्चुअल कैपिटल के और जो कैपिटल होना चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू के डिफरेंस से निकाला तो हमारा निकला गुडविल 20,000। लेकिन बच्चे आप खुद सोचो कि अगर हम इनके प्रॉफिट के डिफरेंस यानी सुपर प्रॉफिट को अगर सीधे जाकर के कैपिटलाइज्ड कर दें, सीधे जाकर के इस 20,000 को कैपिटलाइज्ड कर दें, मेरे पास जगह यहां, मैं यहां दिखा रहा हूं, देखिए अगर हम सुपर प्रॉफिट को ही ले जाकर के सीधे 2,000 को ही कैपिटलाइज कर देते जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 10%, तो देखिए हम क्या करते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाई 10, देखिए ये 20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी सीधा बात है, आपने कल भी डिफरेंस से ही, आप मानिए कल भी आपने डिफरेंस, इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू और इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही कहा है गुडविल, और आज इन्हीं के प्रॉफिट के डिफरेंस को आप कह रहे हो सुपर प्रॉफिट, बस वो कैपिटलाइज्ड नहीं है। कल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने कंपेयर की थी तो सीधे गुडविल आ गया था, लेकिन आज तो आपने सिर्फ उनके प्रॉफिट को आपस में कंपेयर कर लिया, तो उसे फाइनली तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा ना। इसलिए यहां हमने दोनों को पहले ही कैपिटलाइज करके इनके डिफरेंस को गुडविल बोल दिया एवरेज प्रॉफिट वाले में, और यहां हमने कहा नहीं, पहले हम इनके प्रॉफिट के डिफरेंस को निकाल लेंगे, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, और मैथमेटिक्स है ये तो वहां जाकर के कैपिटलाइज कर देंगे तो भी तो आंसर सेम आएगा। इसलिए जब हम फॉर्मूला बना रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी डिफरेंस है, इसलिए इसे फिर कहीं किसी से माइनस या वो कर करके डिफरेंस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी डिफरेंस का ही फिगर है, बस कैपिटलाइज्ड नहीं हुआ। और एवरेज प्रॉफिट हमने पहले कैपिटलाइज्ड किया तब उसका डिफरेंस निकाला, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी डिफरेंस है, बस उसे कैपिटलाइज्ड करना बाकी है। इसलिए इस फॉर्मूले के अंदर सीधे कैपिटलाइजेशन से आपका निकल जाता है गुडविल। जब तक मैं मिटाऊं, आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन। समझ आया कि क्यों ये फॉर्मूला इतने में समाप्त हो जा रहा है, ये गुडविल बना रहा है? कमेंट करोगे? सारे बच्चे कमेंट्स करें। सारे बच्चे कमेंट्स, सबके कमेंट्स आने चाहिए। सब कह रहे हैं हाँ सर समझ गए, फिर भी अब समझना, एग्जाम के लिए तो इतना ही काफी है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप और भी पढ़ाई करते होगे, स्कूलों के अंदर भी जाते होगे, सीधे फॉर्मूला लिखना है और रट लेना है और एग्जाम में जाकर के हमें बस छाप देना है। नहीं, याद कैसे रहेगा जब हम इसके लॉजिक्स को समझेंगे। तो अभी हमारे पास अपने पास लॉजिक आ गया है कि ये क्यों इतने पे ही फॉर्मूला हो जाता है। बाकी रटने वाले बच्चों के लिए एकदम सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहीं तक क्लास थी, तो इस क्लास के अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने लगाया वो लगाया इसको समझने के लिए, बस खत्म। तो मैथमेटिकली ये ऐसे आया है, दैट इज मैथमेटिकली निकल करके आया है, ये मैथमेटिक्स के कारण सिर्फ इतना हम लोगों ने कह दिया। ओके, तो ये कंसेप्ट है यहां पर। बाकी आप सब कुछ जानते हो, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो। तो दोबारा हम इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं करेंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, या आप पहले से जानते, तो इसको आप वही वाले कंसेप्ट को यहां फॉलो करेंगे बच्चे। चलिए, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे तब जाकर के मजा आएगा, अदरवाइज ऐसे बोरिंग सा लगता है हम लोगों को। ओके, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 19, सारे बच्चे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19 पर, और 19 खुद कह रहा है कि 17 देख करके सुपर प्रॉफिट से बना दो। यानी इलस्ट्रेशन नंबर 19 तो आना ही है बच्चे हम लोगों को, लेकिन 19 में पढ़िए क्या लिख रहा है। फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 17 कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मजा आ जाएगा, समझ लो मजा आ जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने समझाया सीधा सीधा तुमको उस क्वेश्चन के अंदर दिखेगा। आपने क्वेश्चन नंबर 17 दूसरे तरीके से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कल हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉलो किया था, और कह रहा है 17 को ही अब सुपर प्रॉफिट
के तरीके से बना दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के तरीके से बना दो। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन में 19 लिख रहा हूं बच्चे, लेकिन आपको पता है इसको देखना कहां से है, तो इलस्ट्रेशन 17 से देख करके चलना है हमको। सारे फिगर्स 17 वाले रहे। किताब आलसी है, वो दोबारा प्रिंट आउट कर सकता था उसी को कॉपी करके, लेकिन थोड़ा सा जगह और समय बचाने के लिए उसने कहा जाओ 17 देख लो और वहीं से निकालते हुए उनके फिगर्स को इसको सॉल्व आउट कर लो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आके देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या चाहिए। हम लोग को चाहिए सर सुपर प्रॉफिट, बाकी काम हो जाएगा। इस बार हम लोग कैपिटलाइज्ड पहले नहीं करेंगे, इस बार हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करेंगे। कल हम लोगों ने पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल करके डिफरेंस निकाली थी, आज पहले डिफरेंस निकाल करके सुपर प्रॉफिट ले जाएंगे और उसे कैपिटलाइज्ड कर देंगे। आइए देखिए क्या यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के अंदर, तो हमारा एक वर्किंग आएगा यहाँ पर। वर्किंग क्या आएगा, वर्किंग नोट 1 जो कह रहा है सबसे पहले तो भैया सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम सबको पता है कि सर एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट से। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर देखिए क्या एक्चुअल प्रॉफिट है, हाँ 72,000 रुपए दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज दे रहा है बच्चे, यानी कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टेड, और कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है आपका, कैपिटल इन्वेस्टेड बच्चे 9,70,000 माइनस 4 लाख, यानी 9,70,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 5,70,000। ओके, दिस इज 5,70,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी हम लोग की 5,70,000 पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाएंगे 5,70,000 पर इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहा है 10%। चलो भाई 10% यानी 10/100, ये 10% मत लिखना, 10/100 लिखना तुम लोग ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 57,000 आता दिख रहा है। चलो भाई तो इसको माइनस करो 57,000, बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बताओ 72,000 माइनस, मेरे कैलकुलेटर उठाने से पहले तुम लोग बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, 15,000। चलो तुम्हारे कैलकुलेशंस पे विश्वास करते हैं। दिस इज 15,000, दिस इज सुपर प्रॉफिट। इस बार डिफरेंस पहले निकाला, सुपर प्रॉफिट लाया, और यहां ला करके हम कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट तुम्हें हम कर देंगे कैपिटलाइज डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, परसेंटेज से करना है ना, इनटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5 लाख। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आया, कोई फर्क नहीं हुआ, आंसर बिल्कुल सेम आया। यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल निकालिए या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकालिए, आपके आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। हालांकि और जो गुडविल के मेथड्स हैं उनसे आंसर अलग अलग आते हैं, याद रखिएगा सारे गुडविल के मेथड से सेम आंसर नहीं आते, क्योंकि हर गुडविल के मेथड्स का अपना एक व्यू है, अपना एक प्रॉफिट है। वेटेड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का सेम आंसर नहीं आ सकता, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड्स में चाहे आप सुपर प्रॉफिट करो चाहे आप एवरेज प्रॉफिट करो, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, क्योंकि उनके लॉजिक्स मैंने समझा दिया कि दोनों कनेक्टेड है, बस स्टेप बदल गया है। उसमें पहले फुल वैल्यू निकाला, डिफरेंस निकाला, इसमें डिफरेंस निकाल करके फुल वैल्यू निकाला, और वो डिफरेंस गुडविल, वो डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट ही है, जिसे कैपिटलाइज करोगे तो सीधे निकल जाएगा आपका, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म। बोलिए सारे बच्चों को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एकदम आसान लगा कि नहीं लगा, बताओ भाई। यस सर बोलो जल्दी जल्दी। आपका होमवर्क है बच्चे 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20A होमवर्क लिख रहा है मैं यहां पर, होमवर्क है इलस्ट्रेशन 20A आपका जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है, जिसको आपको दोनों से करना है। एक तो कैपिटलाइजेशन लगाना है और एक आपको 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। उसके बाद 20B में मुझे देखने दो, 20B भी एकदम थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे। तो दिस इज 20B, और अभी अभी जो मैंने बनाया है इलस्ट्रेशन 19 वो तो होमवर्क में रहेगा ही रहेगा। और इस तरीके से बच्चे आपका सारा का सारा वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल समाप्त हो गया। यानी वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल के ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपका एकदम खत्म, सारे मेथड्स को हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड में कर लिया। और कॉन्सेप्ट इससे जो रिलेटेड बच्चे वो निश्चित तौर पे किससे आएगा, हमारे कंसेप्ट से आएगा। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उसमें नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे। लेकिन आपको याद होगा इन मेथड्स के अलावे भी
मैंने आपको रखा था कुछ अदर मेथड। सर वो अदर मेथड क्या लिखा था आपने? मेजरली ये मेथड सारे समाप्त हो चुके हैं जिनको नाम दिया जाता है। सर आपने अदर मेथड्स लिखा था, वो अदर मेथड क्या है? आखिर कौन सा? बच्चे उसके अंदर कोई पारंपरिक या कन्वेंशनल फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो क्वेश्चन में ऐसे ही तुमको कह देगा, क्या कह देगा? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 2 years प्रॉफिट, 2 years प्रॉफिट। अब तुमको समझ ही नहीं आएगा ये क्या कह दिया क्वेश्चन। अदर मेथड मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शंस। अगर कह रहा है 2 साल का प्रॉफिट, तो ठीक है भैया हम 2 साल का प्रॉफिट लेंगे, जोड़ देंगे, क्वेश्चन से लड़ेंगे थोड़े कि ये कौन सा नया मेथड लगा दिया। क्वेश्चन ने कहा कि नहीं जी आप कैपिटल को ही गुडविल मान लीजिए, मान लेंगे। अरे भाई जो कह देगा क्वेश्चन, वो कह दे कि पार्टनर की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 2 को हम गुडविल मान लेंगे, तो ठीक है पार्टनर की सैलरी इंटू 2 कर देंगे। यानी जो अदर मेथड है वो मेथड बच्चे क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम लोग वैसा पालन करेंगे, उसमें अपना दिमाग लगा करके नहीं चलेंगे। वो इन मेथड से बिल्कुल अलग है। तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज अदर मेथड। बोलो अदर मेथड समझ आ रहा है? अच्छा सिर्फ यहीं पर अदर मेथड नहीं, किसी भी क्वेश्चंस में हम लोग अगर कोई फॉर्मूला पढ़ करके जा रहे हैं, हम लोग कोई एक फिक्स स्टेप पढ़ करके जा रहे हैं, मगर क्वेश्चन ने अपना कोई फॉर्मूला बना दिया तो हम क्वेश्चन से लड़ते नहीं है, हम वही फॉर्मूला फॉलो करते हैं जो क्वेश्चन ने दे दिया। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अपना फॉर्मूला बना सकता है। तो यहां पर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर कि ऐसा भी कोई अगर चीज आ गया तो हम लोग कैसे डीलअप करेंगे उन स्थितियों को। आइए मैं दिखाता हूं आपको। तो अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा में, दैट इज अदर मेथड। तो अब टॉपिक हम लोग क्या लिख रहे हैं? अदर मेथड्स। यहां पर लिख रहे हैं हम लोग बच्चे अदर मेथड, अदर मेथड। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नोट। हियर वी हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चन टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। ओके, और ये मेथड समाप्त। कितना साधारण, सिंपल और छोटा मेथड था जिसके अंदर बस मैंने क्या बोला? क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ओके सर, ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग की किताब में है क्या जिसमें हम लोग कहें कि ये अदर मेथड है? बिल्कुल होगा बच्चे, वही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ऐसा कोई मेथड है जिसको हम लोग देख करके कह सके। ओके, आएंगे सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 3.7 पर आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सारे बच्चे आए पेज नंबर 3.7 इलस्ट्रेशन नंबर 4। उम्मीद है आप सारे आगे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है भाई, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5 years प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो भी 5 साल का एवरेज है प्रॉफिट उसका 150% गुडविल है। बोलो क्या कोई ये फॉर्मूला है? ये तो क्वेश्चन का निर्देश है बच्चे, जो कि कह रहा है कि भाई कोई भी एवरेज प्रॉफिट लेकर के आपको क्या करना है, आपको करना है उसका 150%, यानी जो भी प्रॉफिट आएगा इनटू 150%, यानी 150 डिवाइडेड बाई 100 निकल जाएगा हमारा। सारे बच्चे हेल्प करें मुझे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मैं यहां पर बना रहा हूं। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 अपना मेथड कह रहा है, क्या कहेगा? गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो भी हमारा सर एवरेज प्रॉफिट होगा ना, जो भी एवरेज प्रॉफिट इनटू कह रहा है उसका 150% होगा। लो भाई, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे सर। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। सारे बच्चे हेल्प करें मेरा। एवरेज प्रॉफिट निकलवाएं इस क्वेश्चन के अंदर। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज निकल। हाँ बच्चे, क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट भी है, उस तरफ क्वेश्चन के अंदर कुछ दूसरा पार्ट भी है, उसको पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आकर के हम लोग एवरेज निकालेंगे। आइए पहले दूसरे पार्ट्स को हम लोग पढ़ लें। दूसरा पार्ट्स क्या कह रहा है? It was observed that during the year ended 31st March 2016 and assets of the original cost
2 lakhs with the book value 1,50,000 was sold for 1,24,000. 1,24,000 कह रहा भाई कि कोई साल भर के अंदर अंदर एक एसेट्स था जो 2 लाख का था, लेकिन उसकी बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख की थी मगर उसकी बुक वैल्यू 1.5 लाख की थी और उसे बेच दिया गया है 1,24,000. बच्चे निश्चित तौर पर बेचते समय आपको प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है और उसका भी नेचर कहीं भी बिजनेस एक्टिविटीज के कारण होने वाला फायदा नहीं है. आपको याद है मैंने हर इस प्रकार के फायदे जो रिकरिंग नहीं है, जो बिजनेस एक्टिविटीज के कारण नहीं होते हैं, उन फायदों को आपको बोला है कि आपको अपने नॉर्मल जो हम बिजनेस एक्टिविटी वाले प्रॉफिट है उससे निकाल देना है. इस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट जो निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना है. उसके लिए आपको सन 2016 अंत में, यानी 15-16 साल जो बोल रहा है, 15-16 ईयर, 15-16 जो चलेगा हमारा, उसमें कोई एसेट्स 2 लाख का था. ठीक है सर, 2 लाख का था, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 1.5 लाख, और उसको बेचा कितने पर है, 1,24,000. निश्चित तौर पे बुक वैल्यू से ही हम कंपेयर करते हैं बच्चे अपना प्रॉफिट निकालने के लिए. तो इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है लॉस. उस वर्ष में 1.5 लाख की चीज को आपने 1,24,000 पर क्या कर दिया है, आपने बेच दिया है. ये लॉस क्या हुआ होगा, यानी ईयर एंड 31 मार्च 2016 वाले प्रॉफिट में ये लॉस घटा हुआ होगा. तो आपको क्या करना है, ये लॉस जोड़ देना होगा उस साल के प्रॉफिट्स में. बोलो क्या ये प्रॉफिट आपको समझ आया कि क्या करना है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस नहीं है बच्चे, ये कभी कभार होता है और ये हमारे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है. ओके सर, पॉइंट नंबर 2 पर चलेंगे और कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 lakhs were purchased and were wrongly debited to traveling expense. वही वाला तो चीज है बच्चे यहां पर कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है. आपने 2 कंप्यूटर खरीदा है, 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 lakhs. अच्छा मान लेंगे कि ये 1 लाख हमारा दोनों कंप्यूटर मिला करके, ठीक है ना, ईच शब्द का प्रयोग करता तो हम दोनों का मानते 1-1 लाख, लेकिन यहां पर कह रहा है 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 lakhs, यानी 2 कंप्यूटर 1 लाख का, दोनों मिलाकर के 1 लाख का है, जिसको आपने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया. लो, कंप्यूटर और ट्रेवलिंग एक्सपेंस में फर्क नहीं समझा, लेकिन हुआ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो कि बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी कंप्यूटर, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखा दिया. खर्चा दिखाया है तो ये वापस जुड़ेगा. बोलो, खर्चा दिखाया है तो ये वापस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा सर. उस साल के फायदे में 1 अप्रैल 2017 से जो फायदा स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 2018 तक, वहां ले जाकर के हम लोग इस ईयर के फायदे में इसे जोड़ देंगे. लेकिन कहानी आगे सुनिए. डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज 20% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अगर आपको याद आता होगा बच्चे, तो हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो डेप्रिसिएशन लगना भी तो छूट गया, तो फिर आप लगाओगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप जितने भी आगे के वर्ष हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर. 1 लाख के ऊपर किस साल से स्टार्ट करोगे? 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा, यानी 31 मार्च 2018 वाले ईयर से लेकर के उसके बाद के जितने भी वर्ष अभी हमारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं उनमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम लोग लगाएंगे डेप्रिसिएशन. ये एक खर्चा छूट गया था तो ये खर्चा रिकॉर्ड होगा. 1 लाख गलती से खर्चे में आ गया था तो उसे ऐड करेंगे, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन छूट गया था तो वो हम लोग घटाएंगे. ये दोनों ट्रीटमेंट के बाद आएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट. उस एडजस्टेड प्रॉफिट पे आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को इनटू क्या करेंगे आप, दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 100 और फिर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा. बोलो भाई, क्या आप सारे लोग को यह समझ आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चे बोले और डिमांड करिए, डिमांड करेंगे सारे बच्चे, क्या मैं इसे सॉल्व करूं क्योंकि मैंने समझा दिया आपको, या फिर मेरा मेन पर्पस बच्चे वो एडजस्टमेंट नहीं समझाना था क्योंकि एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है. एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोगों ने ऑलरेडी निकालना सीख रखा है पहले के क्वेश्चंस में. उनमें समस्या आती है तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट की क्लास चला सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये सिखाना था अदर मेथड जहां क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है. ये सीख गए तो वो ऑलरेडी आता, मगर फिर भी अगर किसी बच्चे का डिमांड है तो हम लोग यहां पर सॉल्व करके देखेंगे. बोलो भाई, सबके कमेंट्स चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी में मुझे देखना है. क्या इसे सॉल्व किया जाए या फिर आप सॉल्व कर लेंगे घर पर? होमवर्क में डालें हम लोग, होमवर्क और क्लास वर्क. मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर हम लोग ट्राई करेंगे होमवर्क. तो चले, आपके डिमांड पर हम लोग डाल रहे हैं इस क्वेश्चंस को होमवर्क के अंदर.
हम लोग डाल रहे हैं इस क्वेश्चंस को होमवर्क के अंदर। तो बड़ा ही इस क्वेश्चंस के अंदर मुझे बस ये पोर्शन सिखाना था जो आप सीख गए हो। तो ये भी आपका होमवर्क में जा रहा है, होमवर्क में जा रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 4, होमवर्क में लिख लेंगे इलस्ट्रेशन 4, ये भी ऐड ऑन हो गया आपके होमवर्क में। चलिए, लेकिन मुझे और क्वेश्चन ढूंढना है जो इसी प्रकार से है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, सीधे क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। खुशी कह रही है क्लास वर्क, खुशी एक बार ट्राई करना, अगर नहीं तुमसे बनता है तो फिर डेफिनेटली आई विल ट्राई। मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं होमवर्क के अंदर, खुशी थोड़ा ट्राई करना इस बार, एक बार घर के अंदर से, वरना कॉपी पेस्ट से कोई फायदा नहीं होगा। एक बार ट्राई करो, अगर तुम्हें लगे किसी भी प्रकार की समस्या तो हम लोग इसको करेंगे। स्टेप मैंने बता दिया, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस मैंने सिखा दिए कि अगर आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना जान गई हैं इन ट्रीटमेंट्स के बाद, तो एडजस्टेड प्रॉफिट से निकालिए एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट पे लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला 150/100, क्योंकि कह रहा है 150% है। बस ये सीखना ज्यादा जरूरी था। ओके, आगे के क्वेश्चंस में आएंगे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसे भी मैं समझाऊंगा ही क्योंकि इसके अंदर भी दम नहीं है। A and B are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decide to take C into the partners for 1/5 share on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is to be valued. अब देखिए क्या कर रहा है, अंडरलाइन करिए, goodwill is to be valued 80% of the annual average profit of the previous 3 years or 4 years, whichever is higher. अब देखो इसके अंदर एक नया फॉर्मूला बना दिया उसने, आइए इसको करा देते हैं, क्योंकि उसमें तो हमने फॉर्मूला लिख ही दिया था आपको, इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला है, बट अब इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। इसके अंदर क्या कह रहा है बच्चे, इसके अंदर कह रहा है, इसके अंदर देखिए क्वेश्चंस अपना एक फॉर्मूला बना दिया। क्या कह रहा है, गुडविल इज इक्वल टू इनटू, पहले तो यहां पर मैं जगह छोड़ रहा हूं, यहां पर मैं जगह छोड़ रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 80%। क्या कह रहा है, 80%, यानी 80/100। लेकिन सर किस चीज का 80%? कह रहा है दो चीज है, उन दोनों में जो बड़ा होगा ना उसका 80%। लो, बना दिया अपने से नया कहानी। कौन सी दो चीज है? तो कह रहा है यहां पर कि भाई यहां पर एवरेज प्रॉफिट 3 साल वाला और एवरेज प्रॉफिट 4 साल वाला, इन दोनों में जो विच एवर इज हाइयर, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसे लेते हुए उसका निकाल दीजिएगा आप 80/100। बोलो, ये समझ आया क्या कह रहा है? एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकाल लो एक बार, और एवरेज प्रॉफिट 4 साल का निकाल लो, और दोनों में जो बड़ा है उसे लेते हुए आप इंटू 80/100 कर लो। बोलो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? फिर हम लोग आगे सॉल्विंग करना स्टार्ट करें। क्या क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? सारे बच्चों को, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। कह रहा है, ध्यान से पढ़े, कह रहा है 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट प्रीवियस 3 इयर्स का या फिर प्रीवियस 4 इयर्स का, विच एवर इज हाइयर। यानी दो हम लोग निकालेंगे एवरेज, दोनों में जो बड़ा होगा उससे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उसको लेकर के फॉर्मूले में फिट करेंगे। इसलिए मैंने ये पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं बनाओगे, ये तो डायग्रामेटिक सिर्फ समझाने के लिए हमने कहा। तो हम लोग वर्किंग करेंगे इसके लिए। क्या वर्किंग कर रहे हैं? देखिए यहां पर हम लोग क्या वर्किंग क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं यहां पर एवरेज प्रॉफिट। हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट किसका निकालेंगे? फॉर 3 ईयर। अब यहां से भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर प्रॉफिट दे रहा है यहां पर 14, 15, 16, 17। अब सारे बच्चे सुनना, जो लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत आसान है 3 साल का उसका, लेकिन कंफ्यूजन का आएगा, सुनो ध्यान से। 14, 15, 16, 17 4 साल का बोलेगा प्रॉफिट निकालने का एवरेज, तो अब चारों साल का लेकर के निकालेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 3 साल का निकालना पड़ेगा तो कौन कौन सा ईयर लोगे? 14, 15, 16 लोगे या 15, 16, 17 लोगे? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कमेंट करिए, अगर 3 साल का ही सिर्फ लेना है तो कौन से 3 साल का प्रॉफिट लोगे? 14, 15, 16 या 17, 16, 15? बोलो भाई, 15, 16, 17 या 14, 15, 16? बोलो भाई। अंशु 15, 16 ऐसे बार बार क्यों लिख रही है? एक ही भी लिख दो। 15, 16, 17 क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए क्या लिखता है, हम लोग हमेशा जो प्रॉफिट लेते हैं ना, इमीडिएटली जो वर्ष चल रहा है ना, जस्ट उसके पीछे से देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो वर्ष चल रहा है बच्चे, वो हमारा 31 मार्च 2017
के बाद वाला वर्ष चल रहा है, तो हमारे लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है? 17, फिर 16, फिर 15, 14 ऐसे लिया जाता है, ये नहीं शुरू से लिया जाता है। हमेशा जो वर्ष चल रहा है उसके जस्ट पीछे के वर्षों को लिया जाता है। तो 3 साल अगर हम बोल रहे हैं तो जस्ट पीछे के वर्ष को लिया जाएगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। क्लियर है? आप जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर दिख रहा है, सारे बच्चे आएंगे इसमें जो एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट लाइन में जो लिखा है प्रीवियस 3 और 4 लिखा ना, तो प्रीवियस को गोला बना करके ऊपर में लिखिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर लिखेंगे। प्रीवियस को गोला बना करके लिखिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, यानी जस्ट पीछे वाला वर्ष, उसको लेकर के चलेंगे हम लोग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स लिखेंगे। नहीं, प्रीवियस सारे हैं बच्चे, प्रीवियस तो तुम्हारा 2014 भी है। अभी अकाउंटिंग के भाषा में तुम मानोगे ना तो प्रीवियस ईयर वो सारे ईयर्स कहलाते हैं जो इस वर्ष से पहले बीत गए हैं। इसलिए सीखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर बोलने का मतलब इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। इसलिए प्रीवियस तो तुम्हारा 2014 भी है, इसलिए लिखना पड़ेगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। क्लियर है? इमीडिएटली शब्द जानना जरूरी है, स्पेलिंग अपना करेक्ट करेंगे इमीडिएटली का। चलिए, तो सबसे पहले 3 वर्ष का और फिर हम लोग यहां पर लेंगे 4 वर्ष का, दोनों में जो बड़ा होगा उसका साथ हम लोग देखेंगे। तो यहां पर कौन कौन सा ईयर लेंगे हम लोग? सबसे पहले 3 साल में क्या लेंगे हम लोग? 15, 16, 17 का, यानी 31 मार्च 17, 31 मार्च 16 और 31 मार्च 15 लेकर के चले बच्चे। यहां पर विशेषता मैंने लिख दिया है यहां पर समझने के लिए। चलिए, तीनों का जोड़ करके मुझे बताइए कितना एवरेज आ रहा है, कैलकुलेशंस करिए। 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000, यह आ रहा है 276 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ गया हम लोग का 92,000। चलो, अब 4 वाले में 4 ईयर्स, यह सेकंड होगा, मैंने 4 लिख दिया। सेकंड में आ जाओ, 4 ईयर्स, 4 साल वालों का जोड़ो। इसी के अंदर 276 था ही अपने पास, प्लस और कर देते हैं यहां पर 98,000 को भी जोड़ दो और डिवाइडेड बाई कर दो बच्चे 4, ये आ गया 93,500। यहां आ रहा, एक मिनट जो टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग फिर से। 276 तो आया ही था, प्लस 98,000, ये आ गया 374 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 93,500। चलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तब तक बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। अब पहचानो, ये तो बच्चा भी पहचान जाएगा, घर का कोई छोटा बच्चा अगर क्लास 3वीं 4वीं में पढ़ता है उससे पूछो कि बताओ कि 92,000 बड़ा है कि 93,500 बड़ा है, वो भी आपको आंसर दे देगा। बोलो, दोनों में कौन बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? 93,500। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है, जो बड़ा है उसे लेकर के, तो इसे ही लेकर के हम लोग आए यहां पर, और यहां आकर के कह रहा है 93,500 इंटू दिस। और चलो बता दो क्या आ रहा है फाइनल आंसर, इंटू 80% निकाल दो इसका। क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है इंटू 80%, 74,800। चलो भाई बताओ, सारे बच्चे समझ गए इसको? ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर, और लगा लेते हैं। और ये ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जिन पे क्वेश्चन का निर्देश का पालन हो रहा है। ये कोई मेथड्स को सूट नहीं करते हैं बच्चे, ये कोई मेथड्स को सूट नहीं करते हैं। यहां सीधे सीधे हम लोग निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपसे बन जाएगा, क्योंकि 6 में मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, फिर भी 6 हम लोग पढ़ ले रहे हैं एक बार। 6 नॉर्मल क्वेश्चन ये मुझे लगता है। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They agree to take into partnership. C को लेना है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। For the purpose of the goodwill is to be valued 2 years of purchase. ये 2 years of purchase है बच्चे। Last 4 years where as follow। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हुआ है एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो कि हम लोग ऑलरेडी कई बार कर लिया है। क्या है इसके अंदर? कह रहा है 1 अप्रैल 2016 वाले प्रॉफिट में, यानी 16 से 17 वाले, यानी 31 मार्च 2017 में जो एंड हो रहा है उसके लिए
ध्यान से देखेंगे 1 अप्रैल 16 बोलता है तो 16 वाले में मत चले जाना, 16 17 यानी 31 मार्च 2017 वाले में आकर के देखोगे क्या कह रहा है, मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। यहां भी वही हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया और फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने नहीं लगाया है। तो बोलो बच्चे, ये तो वही वाली चीज हो गई, कैपिटल को रेवेन्यू आपने मान लिया तो सबसे पहले फायदा बढ़ा लो क्योंकि आपने जबरदस्ती एक एक्सपेंस लिख दिया, और बाद में एक डेप्रिसिएशन का खर्चा घटा दो, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, इसके अदर मेथड में नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो पहले पढ़ा था हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स है इसमें। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड बच्चे, तो इधर से हम लोगों ने 4, 5 और 6 इलस्ट्रेशंस को भी होमवर्क में डाल दिया, 4, 5, 6 इलस्ट्रेशंस को भी हम लोगों ने होमवर्क में डाल दिया, 4, 5, 6 को, बस खत्म। अब आप लोग इसके अंदर पीएचडी कर चुके हैं, अब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं जो आपसे ना हो, जो आपसे समस्या आए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 शायद मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको होमवर्क के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर अभी तक जो होमवर्क में नहीं था वो सब होमवर्क में जा रहा है। इलस्ट्रेशन 9 अगर नहीं दिया तो आप कर लीजिएगा, जो बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। जिन बच्चों ने छोड़ा हुआ है वो कर लेंगे। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे होमवर्क में जा रहे हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है जो तुम लोग को दिक्कत आए। ऑलमोस्ट सारे कर लिए, रेस्ट और सारा का सारा होमवर्क है बच्चे, कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस चले गए होमवर्क के अंदर। अब ये पूर्णतः वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका समाप्त हो गया। अब सुनिए ध्यान से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपके हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में आता है, खास करके जब डेथ में कराऊंगा उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा गुडविल की वैल्यूएशंस। रिटायरमेंट का चैप्टर, डेथ का चैप्टर, उसमें भी आता है, किसी भी चैप्टर में कह सकता है, क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट हर चैप्टर के अंदर है। यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने आप में एक चैप्टर है बच्चे, एक यूनिट है जिसको हम लोगों ने किया। बहुत सारी आप किताबें ले लीजिएगा या बहुत सारे बोर्ड्स में देखिएगा तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक अलग चैप्टर बनाया गया है, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में अप्लाई होता है। तो ये मत सोचिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में इसको पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लिए, लेकिन सेम टू सेम अप्लाई होगा सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर। ओके, अब ध्यान से सुनना, भूले तो नहीं हो ना कि हम लोग शुरुआत क्या किए थे सीखना। हम लोग तो शुरुआत किए थे सर गुडविल ट्रीटमेंट, और गुडविल ट्रीटमेंट के अंदर हम लोगों ने एक क्या किया था, एंट्री पास किया था। एंट्री ये पास किया था कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोगों ने किया था, और उसी के लिए हम लोग गुडविल की वैल्यूएशंस करने चले आए थे। यानी हमारा पर्पस ट्रीटमेंट था जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख रखे थे, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसके अंदर वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई थी, मगर हर बार नहीं देगी ये सोचते हुए हम लोग अपने आप को आकर के गुडविल भी निकालना सीख लिए। अब ट्रीटमेंट जो सीखा था वही सेम टू सेम अप्लाई होगा। यानी अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चे जिसके अंदर आपको वैल्यूएशंस करा करके वही ट्रीटमेंट कराएगा जो कि हमने ऑलरेडी आपको ट्रीटमेंट सिखा रखा है। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ट्रीटमेंट प्लस वैल्यूएशन दोनों मिक्स करके आपको पूछेगा, यानी अब दोनों काम आ जाएगा। तो आपको ट्रीटमेंट भी सिखा चुका हूं, आपको वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल भी सिखा चुका हूं, इसके आगे के सारे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, मगर क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा होमवर्क दे रखा है इसलिए मैं और होमवर्क आपको नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर उन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस होमवर्क में चले जाएंगे। यानी वैल्यूएशंस प्लस ट्रीटमेंट दोनों अब आसान हो चुका है हमारे लिए। बोलिए, यहां तक की क्लास आप सबको समझ आई? वरना मैं चाहूं तो होमवर्क पे होमवर्क आपको दे सकता हूं, लाइन से आप सारा होमवर्क कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर फिर भी ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा है भी नहीं। कमाल की बात तो यह है कि ज्यादा है भी नहीं, 2 ही है, एक 21 है, एक 23 है, मगर फिर भी चलिए हम आप पे तरस खा रहे हैं और होमवर्क नहीं बढ़ाएंगे, हम क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे तब आपको होमवर्क देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोग एक नए अप ट्रीटमेंट को शुरुआत करेंगे। गुडविल हम लोग सीख चुके हैं, गुडविल के अंदर एक और गुडविल आपको याद आता होगा जो कि मैंने कहा था टू बी डिस्कस्ड लेटर। एक मैंने कहा था ना गिवन इन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट वाले चल रहे हैं, गिवन इन बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी बाकी है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक आप सारा होमवर्क करेंगे। उम्मीद है बच्चे आज की क्लास आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई, मगर फिर भी नहीं समझ आई तो करना क्या, आपको अपने डाउट्स मुझे भेजने हैं, मेरे साथ डिस्कशंस करना है,
और क्लास के अंदर भी आकर के आप मुझसे पूछ सकते हो। जो बच्चा मुझे ऑलरेडी डाउट्स भेज चुका है वो क्लास में भी रहा करे, अदरवाइज मैं डिस्कस किसके साथ करूंगा। चलिए अब आज का क्लास का हम लोग डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों के मन में कोई भी डाउट्स है प्लीज पूछना स्टार्ट करें। सबसे पहले डाउट जो हम लोग करेंगे अंशु का करेंगे। अंशु ठीक है, आ रहे हैं सलोनी, तुम्हारे डाउट पे भी आ रहा है। अंशु तुमने एक क्वेश्चन भेजा था, उसका सॉल्यूशंस मैंने तुम्हें एप्लीकेशंस पे बताया था ऐसे करने के लिए, तुम्हें समझ आया? अंशु तुमने जो क्वेश्चंस पूछा था अंशु वो समझ आया तुम्हें? एप्लीकेशंस पर मैंने वो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी चैट सेक्शंस में। अंशु कमेंट करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? समझ आया? उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट दे रहा है, तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर एवरेज प्रॉफिट दे रहा है 1,36,000 शायद मेरे हिसाब से, और 16,000 का रेम्यूनरेशन है जो हर साल लगेगा, यानी फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस है। तो मैंने क्या कहा था, एवरेज में से फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, यानी एवरेज बन गया 1,20,000। और उसके बाद पूरा क्वेश्चन सिंपल है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद से सुपर प्रॉफिट के बाद आपको वो फॉर्मूला कर देना है जो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर किया है। बोलो अंशु, बन जाएगा? बन गया है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ सुनो सलोनी, पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। ये सिंपल कंसेप्ट नहीं है जिसको हम सिर्फ थ्योरेटिकली तुमको बता सके। एक बार और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तभी मैंने कहा था कि ये पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था जब हम लोग एग्रीगेट्स पढ़ते हैं ना, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और उनके कुछ एग्रीगेट्स पढ़ लिए। लेकिन सिलेबस के अंदर पहले हुआ करता था पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, आपका डिस्पोजेबल इनकम। वो सारी चीजें बच्चे तब तुम सीख सकते हो जब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से चलो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से मैं कुछ ऐड कराऊंगा, कुछ माइनस कराऊंगा, कुछ ऐड कराऊंगा, कुछ माइनस कराऊंगा, जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा ही नहीं किया है। आईसीएसई के सिलेबस में वो बातें हैं। तो मैंने उस दिन, शायद अदिति का ये क्वेश्चन था, उस दिन मैंने कहा था कि आईसीएसई सिलेबस के बच्चों के साथ जब हम इस क्लास को करेंगे जिसके अंदर हम कैलकुलेशन सिखाएंगे प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम का या फिर डिस्पोजेबल इनकम का, तो उसमें तुमको समझ आ जाएगा कि क्यों कोई चीज माइनस या प्लस कर रहा है। क्योंकि जो चीज माइनस करेंगे और प्लस करेंगे वो हमारे डिस्कशंस के अंदर आए ही नहीं हैं, तो फिर तुम समझ ही नहीं पाओगे उसकी। ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्योंकि पहले सिलेबस का पार्ट हुआ करता था तो किसी क्वेश्चंस में मिक्स होकर के आ गया होगा। प्राइवेट इनकम और वो नहीं करना है, नहीं करना है, तुम्हारे सिलेबस से बाहर हो चुका वो। पहले किसी जमाने में आया करता। सारे बच्चे सुन लीजिए, आपको ये 3 सीबीएसई के, बाकी कोई बच्चा नहीं, आईसीएसई के बच्चे और स्टेट बोर्ड के बच्चे इस पर ध्यान नहीं देंगे, ओनली फॉर सीबीएसई। मैं बता दूं, सीबीएसई के बच्चे, सीबीएसई स्टूडेंट समझ लें, सीबीएसई के अंदर अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर सीबीएसई के बच्चे अगर किसी में प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब नहीं करना है, सीबीएसई को नहीं करना है। बाकी जिनको करना है उनमें सीबीएसई वाले भी चाहेंगे तो पढ़ सकेंगे, सीबीएसई वाले भी पढ़ लेंगे। ठीक? स्टेट बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी ने अगर अपने सिलेबस के अंदर रखा है तो हम लोग कवर करेंगे इसको, और आईसीएसई के अंदर अगर सिलेबस से अगर इस सेशन में बाहर नहीं हुआ तो भी हम लोग कवर करेंगे इसको, और कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का सिलेबस मुझे अभी देखना है क्योंकि उसने भी कुछ अल्टरनेटिव बताया है, एनसीईआरटी ने भी कुछ सिलेबस चेंज किया है, बट सीबीएसई को बाहर हो गया। और कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट सर। और कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। सारे बच्चे कह रहे हैं नो डाउट, तो ठीक है बच्चे, नो डाउट पे एंड करते हैं क्लास को। कोई भी डाउट आती है अपने एप्लीकेशन पे भेज दीजिए और फिर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। हम कल एप्लीकेशन का एक टाइम भी फिक्स कर देंगे कल वाली क्लास के अंदर कि मैं उस टाइम अवेलेबल रहूंगा एप्लीकेशंस पर, क्योंकि कई बार क्या होता है आप डाउट भेज देते हो और हम अवेलेबल नहीं होते हैं तो बहुत लेट हो रहा है आपको।
आपके आंसर्स मिलने में, लेकिन एक डिस्कशन टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उस टाइम आकर के हम लोग सारे लोग अवेलेबल रहेंगे एप्लीकेशन चैट पर, और उस टाइम हम एक दूसरे के डाउट्स को डिस्कस करेंगे। तो एक टाइम हम लोग कल डिसाइड कर लेंगे, डिस्कशन टाइम, एप्लीकेशन पर डिस्कशन टाइम, जिसमें सारे बच्चे आएंगे और मिल करके हम लोग एक दूसरे से डाउट डिस्कशंस करेंगे, ताकि सबके सब एक ही टाइम में अवेलेबल रहे और एक दूसरे को हेल्प कर सके। ठीक है, तो कल हम लोग ये टाइम डिसाइड कर लेंगे किस टाइम रहेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे उस टाइम पे अवेलेबल रहें। ठीक है बच्चे, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो विद इकोनॉमिक्स न्यू टॉपिक। टाटा।